Hello students, how are you today? Are you happy? I hope so. I hope so. All students are happy and healthy. Students, welcome to Radiant Learning. मैं कपिल गिरधर एक बार फिर से आप सभी स्टूडेंट्स का रेडियंट लर्निंग यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं एंड यू आर वाचिंग अभिनंदन बैच। आप अभिनंदन बैच में बैक टू बैक वीडियोस को देख रहे हो और उम्मीद करते हैं आप सभी वीडियोस को बड़े अच्छे से एंजॉय भी कर रहे होंगे और एग्जाम स्टाइल से क्वेश्चन को प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। आप देखिए आज की क्लास में हम क्या करने जा रहे हैं। इंग्लिश की क्लास में जैसा कि आप जानते हैं हमने टेंस को कंप्लीट कर दिया है, 12 टेंस को। तो 12 टेंस के पूरे रूल कंप्लीट करने के बाद सारे टेंस की आपको नॉलेज होगी, आपने उसको रिवाइज किया होगा और आज की क्लास में करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन टेंस के हम क्वेश्चन आज क्या करने वाले हैं, प्रैक्टिस करने वाले। बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है कि जितना आपने सब टेंस सीखा था अब वो सारा एक साथ आपके सामने आएगा कि एग्जाम स्टाइल से किस तरह से क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे। तो एक एक पॉइंट को ध्यान से देखना कि क्या अप्रोच होनी चाहिए जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो। तो कुछ टिप्स मैं आपको पहले शेयर करूंगा, उस टिप्स को फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपके क्वेश्चन बड़े आराम से बनने लगेंगे। ओके स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए जैसे ही टेंस के क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे ना तो कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा आपको। पहली चीज कि कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो पॉइंट आपको देखना होता है ना, वो पॉइंट ये देखना होता है कि ऐसा तो नहीं है कि मिसमैच, क्या लिखा हुआ है, मिसमैच ऑफ टेंस। क्या चेक करना होता है आपको, मिसमैच ऑफ टेंस को चेक करना होता है। सर मिसमैच क्या होता है? देखो मिसमैच का मतलब होता है कि जहां लगाना था पास्ट इंडेफिनिट वहां लिखा है प्रेजेंट परफेक्ट, और जहां लगाना था प्रेजेंट परफेक्ट वहां लिखा हुआ है पास्ट परफेक्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस। यानी एक टेंस की जगह पे कब दूसरा टेंस यूज किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, मिसमैच। तो पहला पॉइंट हमेशा क्या चेक करना चाहिए, मिसमैच ऑफ टेंस। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। दूसरी चीजें, अब मिसमैच नहीं होगा उसके बाद आप चाहोगे मिसमैच नहीं होना चाहिए, तो आपको क्या पता होना चाहिए, हर टेंस का एक लॉजिक होता है, उसका कोई रूल होता है, उस लॉजिक को माइंड में सेट करना है कि लॉजिक क्या होगा। लॉजिक का मतलब है जब आपने कोई रूल पढ़ा था। जैसे सोचिए अगर मैं प्रेजेंट परफेक्ट की बात करता हूं तो प्रेजेंट परफेक्ट को हम रिसेंट पास्ट बोलते थे, पास्ट परफेक्ट को क्या बोलते थे हम, पास्ट ऑफ पास्ट बोलते थे, फर्स्ट फॉर्म को हम रूटीन एक्शन बोलते हैं। इस तरह से आपको उसके रूल को ध्यान रखना होगा, उसके लॉजिक को ध्यान रखना होगा, तभी आप एक फाइनल आंसर बता पाएंगे। और थर्ड नंबर पे होता है, थर्ड नंबर पे जिसको बोल सकते हैं कंफ्यूजन इन WH फैमिली वर्ड्स। WH फैमिली वर्ड्स में भी तो कंफ्यूजन होता है ना। अब ध्यान दे, WH फैमिली वर्ड जैसे व्हाट हो गया, व्हेन हो गया, वेयर हो गया, इनमें भी कंफ्यूजन होता है। क्योंकि देखो इसको दो तरह से आपके एग्जाम से पूछा जा सकता है। देखो अगर आप पहले नंबर पे फर्स्ट पोजीशन पे क्या लिखते हो, WH फैमिली, पहले नंबर पे आपने क्या लिख दिया, WH फैमिली। एक तो तरीका ये होता है कि आप चाहो तो पहले नंबर पे फर्स्ट पोजीशन पे किसको लिख दोगे, WH फैमिली को। तो अगर ऐसा केस बनता है ना तो इसके जस्ट बाद आपको क्या लिखना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब फॉर मेकिंग अ क्वेश्चन। क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब। जो टेंस यूज कर रहे हो उसकी हेल्पिंग वर्ब लिखना होगा, डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वॉज, वर, व्हाटएवर इट इज। आप ध्यान रखें कि WH फैमिली से अगर स्टार्ट करोगे हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए और लास्ट में क्या लिखा मिलेगा आपको, क्वेश्चन मार्क। एक तो तरीका ये होता है। दूसरा तरीका क्या होता है WH फैमिली का, दूसरा तरीका होता है कि कभी कभी क्या होगा कि जैसे एक सेंटेंस लिखा जाएगा, फिर एक WH फैमिली का वर्ड आ जाएगा बीच में कहीं आ जाएगा। अब देखो जैसे ही बीच में आएगा ना तो आप दूसरा सेंटेंस और देखोगे लेकिन लास्ट में क्या लिखा मिलेगा आपको, फुल स्टॉप लिखा मिलेगा। अगर ऐसी सिचुएशन बनती है ना तो ध्यान देना, जैसे इसके जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब चाहिए ऐसा नहीं करना आपको बड़े आराम से पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर वर्ब लिखनी है, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है, यानी ये क्वेश्चन नहीं माना जाएगा। हमें ऐसा लगता है कि WH फैमिली जब भी यूज किया जाता है सेंटेंस में ना तो हमेशा क्वेश्चन होता हुआ, ऐसा नहीं है। आप ध्यान रखिए, अगर मैंने पहले नंबर पे क्या लिखा, WH फैमिली, तो मुझे हेल्पिंग वर्ब लिखनी पड़ेगी क्योंकि ये क्वेश्चन बनाएगा। लेकिन अगर दो सेंटेंस के बीच में WH फैमिली लिखा हुआ है, वर्ड व्हाट हो गया, व्हेन हो गया, वेयर हो गया, व्हाई हो गया,
तो ऐसे वर्डों को हम क्वेश्चन ना मानते हुए रिलेटिव वर्ड मानते हैं, कंजंक्शन मानते हैं और फुल स्टॉप लिखा जाता है। तो जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं, पहले उसका सब्जेक्ट आएगा, फिर उसकी हेल्पिंग वर्ब और वर्ब आ सकती है। इन बातों का ध्यान रखेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो पहला पॉइंट क्या हुआ, मिसमैच ना होने देना, कि जो सही टेंस है वही लगाना, लॉजिक को ध्यान में रखते हुए कि क्या लॉजिक है उसका, क्या उसका रूल है। और कंफ्यूजन जो आपको डब्ल्यूएच फैमिली का है कि वो दोनों बना सकते हैं, वो एक अफर्मेटिव सेंटेंस भी बना सकता है और वो क्वेश्चन भी बना सकता है, मार्क्स से भी पता चल जाता है आपको, ठीक है ना। और एक होता है जिसको बोलते हैं एक्शन और नॉन एक्शन वर्ब। इसको क्या बोलते हैं, एक्शन एंड नॉन एक्शन वर्ब। नॉन एक्शन वर्ब यानी एक्शन और नॉन एक्शन वर्ब में क्या अंतर होता है। देखो कुछ वर्ब्स एक्शन होती है, कुछ वर्ब नॉन एक्शन होती है। जैसे कि एक्शन का मतलब होता है कोई ना कोई एक्टिविटी होती है, जैसे गो एक एक्शन वर्ब है, कम एक एक्शन वर्ब है, टेक एक एक्शन वर्ब है, सेलिब्रेट एक एक्शन वर्ब है। एक होती है नॉन एक्शन वर्ब, और नॉन एक्शन वर्ब में प्रॉब्लम यह है कि आप किसी भी तरह का कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बना सकते। उसमें किसी भी तरह का कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाना गलत होता है, चाहे वो कोई भी कॉन्टिन्यूअस हो। 6 कॉन्टिन्यूअस होते हैं, 6 के 6 कॉन्टिन्यूअस नहीं बनाए जा सकते। नॉन एक्शन का मतलब है सी वर्ब यूज कर रहे हो आप हियर यूज कर रहे हो, हैव यूज कर रहे हो, वांट यूज कर रहे हो, ठीक है, नो वर्ब यूज कर रहे हो, कंसीडर यूज कर रहे हो। तो ऐसी वर्ब्स को बोलते हैं नॉन एक्शन वर्ब, क्योंकि इनमें एक्टिविटी नहीं होती है। इन वर्ब्स को कभी भी कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं बनाना चाहिए, इनको हम बोलते हैं नॉन एक्शन वर्ब। इन पर भी ध्यान देना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। तो इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए अब आपको सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस। तो वन बाय वन अब बड़े ध्यान से कॉपी पेन ले लीजिए और ध्यान से एक क्वेश्चन को बनाइए कि क्या क्या मिस्टेक है और कैसे कैसे उसका इंप्रूवमेंट देंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है, देखो ध्यान से, ये इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है। देखो इस तरह से स्टेटमेंट लिखा है ना, और कुछ पार्ट को अंडरलाइन किया हुआ है, तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस को बोलते हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट। किसका इंप्रूवमेंट क्या होगा, इसके आपको 4 ऑप्शन मिल रहे हैं, और लास्ट वाला ऑप्शन होता है नो इंप्रूवमेंट, की इसको इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है, जो लिखा है वो पहले से ही सही लिखा है। तो क्वेश्चन है देखो, वेन एवर यू आर कमिंग हियर यू ब्रिंग अ लॉट ऑफ स्वीट्स फॉर मी, इस तरह से। और इस पार्ट को देखिए, इंप्रूव करने की जरूरत है कि नहीं है, आप ध्यान दें। अब देखो टेंस को हम वर्ड से काफी हद तक पता लगा लेते हैं। तो इसमें देखिए एक वर्ड लिखा है जिसको बोलते हैं वेन एवर। वेन एवर, और अगर आपको याद हो तो वेन एवर एक ऐसा वर्ड होता है जो कि क्या दिखाने का काम करता है, रूटीन एक्शन। क्या आप बता पाओगे कि रूटीन एक्शन कौन सा टेंस बनाता है? आप कहेंगे सर यस, रूटीन एक्शन तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाता है, और वो फर्स्ट फॉर्म से बनाया जाता है। इसीलिए यू के अकॉर्डिंग चले तो आंसर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। देखो वर कमिंग पास्ट की बात नहीं होगी। आप देखो कम्स लिख सकते हो क्या, यू के साथ तो एस वर्ब में लगेगा नहीं, इसीलिए गलत हो जाएगा। और आर कमिंग को इंप्रूवमेंट की जरूरत है, क्योंकि हम वेन एवर लगा रहे हैं, और वेन एवर क्या दिखाता है, रूटीन एक्शन प्रेजेंट इंडेफिनिट से बनता है। तो क्या होना चाहिए, सी आंसर होना चाहिए। इसको ध्यान से कर लेना आप। ओके डियर स्टूडेंट्स, इस बात का ध्यान रखिए। अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन, बड़े ध्यान से देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नाउ अ डेज वन ऑफ द टीचर्स। अब देखो मैं क्या करूंगा ना, जो आपका लॉजिक बनेगा तो मैं कुछ चीजें आपको समझाता भी रहूंगा, थोड़ा रिवीजन हो जाएगा कि कौन सा टेंस किस सिचुएशन में लगाया जाता था। अब जरा देखो, नाउ अ डेज वन ऑफ द टीचर्स टीचेस मैथमेटिक्स बिकॉज रोहित सर हैज बीन absenting himself for a month। इस तरह से सेंटेंस लिखा हुआ है। अब देखा जाए तो काफी हद तक चीजें सही सेट लिखी हुई है, लेकिन हमें जो ध्यान देना है, क्योंकि हमें इंप्रूव करना है सिर्फ वो वाला पार्ट जो कि अंडरलाइन है, इसका इंप्रूवमेंट ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको। क्या हो सकता है देखो, तो देखो आर टीचिंग हो सकता है क्या, जी नहीं। देखो ना इसमें लिखा है ऑफ द टीचर्स, तो सभी टीचर्स में से बात तो कितनों की कर रहे हो, 1 की। तो 1 होने की वजह से ना आप आर तो लिख ही नहीं सकते हो, आर तो गलत हो जाएगा। और आप देखो जरा कि 1 जब हो तो SES लगाने की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, आप बताइए। SES लगाने की जरूरत पड़ती है, जी पड़ती है, तो इसका मतलब ये भी गलत हो गया।
और जो लिखा है उसमें एस लगा वो भी गलत है, तो आंसर क्या होगा? इज टीचिंग होगा इसका आंसर, इज टीचिंग। अब बच्चे कह रहे सर इज टीचिंग क्यों होगा? तो याद करो वो दिन जब आपको बताया गया था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वर्ड्स कौन कौन से होते हैं। नाउ अ डेज, ऑफ लेट, दीज डेज, ऐसे वर्ड्स को बोलते थे कैसा एक्शन? टेम्परेरी एक्शन, जो कि कुछ समय चलेगा फिर बंद हो जाएगा। तो ये जो लिखा हुआ है कि नाउ अ डेज वन ऑफ द टीचर्स टीचेस मैथमेटिक्स, तो वो टेम्परेरी है, टेम्परेरी है। और टेम्परेरी क्यों है? क्योंकि आगे बताया है कि रोहित सर हैज बीन अब्सेंटिंग हिमसेल्फ फॉर अ मंथ। इसका मतलब कि कुछ समय ऐसा चलेगा फिर बंद हो जाएगा। तो ये टेम्परेरी एक्शन है और टेम्परेरी दिखाने के लिए यहां पे वर्ड लिखा है नाउ अ डेज। कौन कौन से वर्ड्स यूज करते थे हम? नाउ अ डेज, nowadays, of late, these days। तो ऐसे वर्ड्स जब लिखोगे ना आप, तो आपको बड़े ध्यान से कौन सा टेंस यूज करना पड़ता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इसीलिए आंसर होगा इज टीचिंग। ओके डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से चलना है आपको। ओके नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज हाई टाइम यू आर स्टार्टिंग दिस वर्क। ठीक है, अब देखो इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस में अगर सब्जेक्ट लिखा होता है तो आपको सेकंड फॉर्म या हेड प्लस थर्ड फॉर्म लगाना होता है। तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म तो है ही नहीं आंसर में, ठीक है, और सेकंड फॉर्म हमारे आंसर में है। लेकिन ध्यान देना कि ऐसे सेंटेंसेस में जनरली स्टूडेंट क्या लगाता है? शुड। क्यों? क्योंकि अब समय है कि हमें क्या करना चाहिए? इस वर्क को स्टार्ट करना चाहिए, और चाहिए में हमेशा क्या लगाते हैं हम लोग? शुड, जो कि बिल्कुल गलत माना जाएगा। कुछ बच्चों को लगेगा जरूर करना चाहिए। अरे जरूर करना चाहिए तो क्या लगा दोगे? मस्ट, तो भी गलत होगा, क्योंकि इसका आंसर क्या होना चाहिए? स्टार्टेड। ऐसा रूल लिखवाया गया था आपको। इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, जिसने नहीं लिखा है वो नोट भी कर लेंगे। इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम के बाद अगर सब्जेक्ट हो तो सेकंड फॉर्म को यूज करना चाहिए। तो इस पार्ट में चाहिए हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म विच इज स्टार्टेड, वो स्टार्टेड लिखना है आपको। ओके डियर स्टूडेंट, इस तरह से चलना है आपको। देखिए, तो जिन्होंने रिवाइज कर रखा है वो अपने नॉलेज को चेक कर रहे हैं, और जो पहली बार ये क्लास ले रहे हैं तो बड़े आराम से इसको नोट भी करते रहे, ताकि मैं बता भी रहा हूं कि इसका आंसर क्यों होगा, किस वजह से हो रहा है ऐसा। देखो, मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स विश्ड। अब देखो विश्ड लिखा है यहां पे विश्ड लिखा है, तो ये सेकंड फॉर्म लिखी है, तो ये पास्ट वाला सेंटेंस हो गया। टू कम टुडे हियर, बट अब टुडे के आने से ऐसा लग रहा है कि मैं आगे प्रेजेंट की बात करना चाहता हूं। बट नन ऑफ देम अराइव्ड येट। नन ऑफ, देखो बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स थे जिनको विश किया गया था कम टुडे, वो आ जाएंगे, बट नन ऑफ देम अराइव्ड येट। अभी तक उनमें से कोई भी नहीं आया। अब देखो इसमें एक वर्ड की हिंट मिल रही है हमें, येट लिखा हुआ है इसके अंदर। तो अगर आपने ध्यान दिया हो क्लासेस में, तो येट के साथ हम एक टेंस फिक्स करते थे ना। येट लिखा होता था, सो फार लिखा होता था, और बाय नाउ लिखा होता था। तो ऐसे जब सेंटेंसेस आते थे, ऐसे वर्ड्स आते हैं ना, तो इसके साथ हम कौन सा टेंस यूज करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होने की वजह से आप ध्यान दें, क्या रूल था इसका? हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म। तो आप देखो, नन ऑफ देम, नन का मतलब कोई नहीं, जीरो, और जीरो है तो हैव नहीं आ सकता, हमें क्या लगाना चाहिए? हैज अराइव्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हैज अराइव्ड। हैड भी नहीं होगा क्योंकि प्रेजेंट की बात करनी है, तो ये भी नहीं होगा, और इंप्रूवमेंट की जरूरत तो पड़ेगी आपको। ठीक है स्टूडेंट, देखो जब मैं क्वेश्चन लिखूं ना, तो आप चाहो तो इसको कमेंट सेक्शन में आंसर भी दे सकते हो, क्योंकि बाद में तो मैं एक्सप्लेन करके उसके आंसर बताऊंगा। अदरवाइज अपनी कॉपी पे ही आप आंसर मार्क करते रहना कि ए बी सी डी कौन सा आपको लगता है आंसर है, फिर मैच करना कि कितने आपके ठीक आए, और आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि कितने आपके ठीक भी आए हैं। ठीक है, वन बाय वन आप आंसर करते रहना। ओके डियर स्टूडेंट, आगे देखिए। अब देखो, आप कमेंट्स जरूर किया कीजिए, जो आप स्कोर कर रहे हो, जो चीजें सीख रहे हो, डेफिनेटली आपको शेयर करना चाहिए वो। आगे देखिए, this is indeed the first time in my life that I hear such an interesting story। अब देखिए, इसमें ऐसा कोई वर्ड है जो हिंट मिल रहा है हमें, तो डेफिनेटली यहां पे एक वर्ड दिख रहा है हमें जिसको बोलते हैं दैट। क्या लिखा हुआ है? देखो यहां पे दैट। अब जो ये दैट वर्ड होता है ना, दैट वर्ड के साथ जब भी देखोगे ना, तो आपको एक टेंस फिक्स मिल जाता है जिसको बोलते हैं परफेक्ट टेंस। क्या बोलते हैं इसको? परफेक्ट टेंस। यानी इसके साथ कौन सा टेंस बनाया जाता है? परफेक्ट टेंस बनाया जाता है। और परफेक्ट कौन से वाला? तो जैसा टाइम चल रहा हो। अब देखो यहां पे इज लगा है ना,
तो यहां प्रेजेंट की बात चल रही है तो हम प्रेजेंट परफेक्ट लिख सकते हैं आगे। लेकिन अगर यहां वॉज लिखा होता, पास्ट लिखा होता, तो वहां पास्ट परफेक्ट लिख सकते थे हम। अब क्योंकि इज लगा हुआ है कि दिस इज इंडीड द फर्स्ट टाइम, तो इससे प्रेजेंट का इंडिकेशन मिलता है, तो आगे परफेक्ट कौन से वाले लिखेंगे? प्रेजेंट वाला परफेक्ट। तो ये हैड पास्ट परफेक्ट होता है। और हैव लिखेंगे कि नहीं? हां, आई के साथ हैज आएगा कि हैव आएगा? डेफिनेटली हैव आना चाहिए। तो आंसर क्या होएगा? हैव हर्ड होना चाहिए, क्योंकि इंप्रूवमेंट की जरूरत तो पड़ेगी। इंप्रूवमेंट क्यों जरूरत पड़ेगी? क्योंकि ये तो फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है और फर्स्ट फॉर्म से तो नहीं बनाना आपको। दैट लगा है तो दैट के साथ कौन सा टेंस लिखा जाता है? परफेक्ट। और वो परफेक्ट कौन सा हो सकता है? वो आप चाहो तो प्रेजेंट लिख दो, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट, चाहो तो क्या लिख दो? पास्ट परफेक्ट। लेकिन देखना पड़ेगा टाइम को कि ये प्रेजेंट का टाइम है तो प्रेजेंट परफेक्ट, अगर ये वॉज होता तो पास्ट परफेक्ट लिख सकते थे हम। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से आपको चलना पड़ेगा। तो आंसर हो गया हैव हर्ड। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है द विक्टिम ट्राइड टू टेल अस व्हाट हैज हैपेंड, व्हाट हैज हैपेंड बट हिज वर्ड्स वर नॉट ऑडिबल। तो अब देखो ध्यान से, तो इसमें एक वर्ब यूज की गई है ट्राइड। ट्राइड वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है? सेकेंड फॉर्म। और एक चीज और नोट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मैं बता रहा हूं, इसको बड़े ध्यान से नोट कर लेना, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको नोट करो आप। देखो इसमें क्या चीज ध्यान रखनी है आपको, जैसे मैंने कुछ आपको आइडियाज बताए कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है ना, तो उन्हीं में एक और पॉइंट ऐड कर लो कि कभी कभी ना आपका क्वेश्चन दिखाई देगा आपको सेंस बेस्ड। कैसा क्वेश्चन दिखाई देगा? सेंस बेस्ड। सेंस बेस्ड का मतलब होता है कि अगर मैं एक सेंटेंस पास्ट का लिख रहा हूं ना, तो आगे भी मुझे किसका लिखना पड़ेगा? पास्ट का लिखना पड़ेगा। देखो ऐसा तो कोई रूल नहीं होता कि अगर एक प्रेजेंट है तो आगे पास्ट होगा कि प्रेजेंट होगा, कोई रूल नहीं है ऐसा। लेकिन यह जरूर रूल है कि अगर आपने एक सेंटेंस की शुरुआत पास्ट से की है तो उसको खत्म भी किस में करते हैं? पास्ट में। यानी अगर एक पास्ट चल रहा है तो आगे भी हमें कौन सा देना होता है? पास्ट टेंस। प्रेजेंट लिखना, फ्यूचर लिखना गलत माना जाता है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो इसके हिसाब से चलना पड़ेगा आपको। तो देखो जरा, अगर मैं इसकी टोन चेक करूं सेंटेंस की, तो इसकी टोन या इसका मीनिंग देखो तो ट्राइड की बात हो रही है, पास्ट की बात चल रही है, तो डेफिनेटली आगे कोई भी टेंस होगा तो पास्ट होगा। तो हैज तो नहीं हो सकता, क्योंकि हैज तो प्रेजेंट का इंडिकेशन होता है। ना तो हैज हो सकता है, ना इज होगा, ना हैव होगा, ये सब प्रेजेंट के इंडिकेशन है। तो विदाउट स्किपिंग एनीथिंग या सीधे इसके आंसर मार सकते हो। लो जी, ये आंसर आ गया इसका। अरे इतना करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, इतना सोचने की, इतना हिंदी बनाने की, कौन सा टेंस है कौन सा नहीं है। सेंस का मेथड है। सेंस का मेथड जब आता है ना, तो कभी कभी बड़ा आसान क्वेश्चन होता है जो कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या करें, क्योंकि ऑप्शन बड़े कंफ्यूजिंग लिखे होते हैं। तो आप देखो ना, यहां पास्ट है तो यहां भी क्या रखोगे? पास्ट। तो हैज प्रेजेंट का इंडिकेशन होता है, हैव प्रेजेंट का इंडिकेशन होता है, और इज भी प्रेजेंट का इंडिकेशन है। तो डेफिनेटली आपको क्या लिखना चाहिए? यहां पे हैड हैपेंड होना चाहिए, यही सही आंसर होगा। पास्ट परफेक्ट टेंस बन गया इसका। ठीक है जी, हैड प्लस थर्ड फॉर्म कौन सा टेंस होता था? पास्ट परफेक्ट टेंस होता था। ठीक है जी, आगे देखते हैं। माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट इट वॉज रेनिंग फॉर 2 hours। अब देखिए ध्यान से, फॉर 2 hours लिखा है, तो क्या आप फॉर 2 hours से कोई टेंस के बारे में जानकारी ले सकते हैं? जी हां, इसको बोलते थे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सिंस और फॉर से बनने वाले कौन से टेंस होते थे? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो कहीं ना कहीं सिंपल कॉन्टिन्यूअस तो नहीं आएगा, कौन सा आएगा? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो एक बात सिंस और फॉर से ये पता चल जाती है, इसका मीनिंग से है। और आप देखो बिल्कुल सही लिखा है, यहां पे ट्यू भी लिखा हुआ है और यहां पे आर्स भी लिखा हुआ है, तो ये 4 बिल्कुल सही है। लेकिन टेंस कौन सा होना चाहिए? इसको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। दूसरी चीज कि यहां पे टोल्ड लिखा है, तो टोल्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है जो कि पास्ट होती है, और एक पास्ट होता है तो आगे भी कैसा होना चाहिए? पास्ट। तो बन जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और देखो ना, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस किस में है? सी में। वही आंसर है। अरे ऐसे ही आंसर निकाला जा सकता है। हैज बीन तो नहीं होगा क्योंकि प्रेजेंट होगा, और इज रेनिंग तो वैसे भी नहीं हो सकता। तो आंसर क्या होगा? हैड बीन रेनिंग, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस। एक पास्ट तो दूसरा भी पास्ट। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि लिखा हुआ है फॉर 2 hours। ऐसे होना चाहिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए अपना स्कोर चेक करते रहना कितने आप ठीक कर पा रहे हो। ध्यान से, न्यूज़पेपर्स टोल्ड अस अबाउट द इवेंट्स that happen all over the world।
इस तरह से लिखा हुआ है स्टेटमेंट कि जो न्यूज़पेपर है वो हमें इवेंट्स बताते हैं जो कहां कहां घटित हो रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो वर्ल्ड के चारों तरफ घटित होते हैं, हैपन होते हैं। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। तो इसमें देखिए फिर से एक वर्ड लिखा मिला है दैट, और इससे समझ में आता है कि दैट एक इंपॉर्टेंट कंजंक्शन है जो कि हमारे लिए कौन सा टेंस बनाता है, ये हमारे लिए बनाता है परफेक्ट टेंस। कौन कौन से परफेक्ट बनाता है, ये हमारे लिए प्रेजेंट परफेक्ट बनाता है, ये हमारे लिए पास्ट परफेक्ट बनाता है। तो आप जरा देखिए सेंटेंस का टोन, टोल्ड लिखा है, टोल्ड किसका इंडिकेशन है इस बार, पास्ट का इंडिकेशन, और एक पास्ट तो दूसरा भी पास्ट, तो बन गया ना पास्ट परफेक्ट टेंस। और पास्ट परफेक्ट कहां है, बी ऑप्शन में, यही आंसर होगा, हैड हैपेंड। इस तरह से लॉजिक काम करता है। वर्ड को देखते ही पता चल जाना चाहिए, जैसा जैसा वर्ड यूज करोगे वैसा वैसा टेंस यूज करोगे। इसीलिए पहली क्लास से बोल रहा हूं कि वर्ड से पता चल जाता है टेंस कौन सा हमें यूज करना है, विदाउट मेकिंग एनी हिंदी बनाए बिना भी पता चलता है। इस दैट से पता चला परफेक्ट, और टोल्ड ने बताया कि पास्ट होना चाहिए तो बना दिया पास्ट परफेक्ट, हैड प्लस थर्ड फॉर्म लिख दिया इसका। हैपनिंग तो कोई रूल नहीं बनता, हैव प्लस थर्ड फॉर्म होगा नहीं, और नो इंप्रूवमेंट की जरूरत तो है क्योंकि फर्स्ट फॉर्म लिखा है यहां पे। ओके डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से चलना है आप लोगों को। आगे देखिए, द पासर बाय टोल्ड अस वेयर वॉज द मैरिज हॉल। देखो जैसे ही WH फैमिली वर्ड आएगा ना, जैसे ही WH फैमिली वर्ड आए तो आपको वो दो बातें ध्यान रखनी है जो बताई गई है कि WH फैमिली वर्ड के जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब चाहिए होता है जब आप क्वेश्चन बनाते हो। लेकिन अगर मैं उसको बीच में यूज करता हूं सेंटेंसेस के, तो वो मेरे लिए रिलेटिव वर्ड बनेगा जो कि क्वेश्चन नहीं बनाएगा, ध्यान देना। अब बताओ, ये जो WH फैमिली वर्ड यूज किया है हमने, ये हमारे लिए क्या बना रहा है, बताओ। क्या ये क्वेश्चन बना रहा है हमारे लिए या फिर अफर्मेटिव सिंपल सेंटेंस बनाएगा? बच्चे कह रहे सर ये बीच में लिखा है इस बार, तो ये क्वेश्चन नहीं बना रहा, इसीलिए हमने फुल स्टॉप भी लिखा है। तो इसका मतलब है इसके जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आनी चाहिए, क्योंकि पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट कौन है इसके अंदर, द मैरिज हॉल। यानी पहले आना चाहिए द मैरिज हॉल, फिर आना चाहिए वॉज। तो यहां देखो इज लगा है, गलत, ये तो बिल्कुल गलत है। फिर से हमने हेल्पिंग वर्ब लिख दिया यहां पे, और इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, इसमें इन दोनों में ऐसा लिखा है, देखो एक में लिखा है वेयर द मैरिज हॉल इज, और एक में लिखा है वॉज। अब क्योंकि पास्ट की बात चल रही है ना, तो आंसर क्या होगा, सी। आंसर सी होगा, क्योंकि अगर मैं बी को आंसर करता हूं तो इज आएगा, और इज तो आ ही नहीं सकता ना, क्योंकि यहां पे टोल्ड पहले से ही क्या लिखा हुआ है, पास्ट। एक पास्ट तो आगे भी पास्ट होना चाहिए, तो वेयर द मैरिज हॉल वॉज होना चाहिए। इस तरह से चलना है। तो WH फैमिली का जो मैंने पहले ही आपको बता दिया था, कंफ्यूजन होता है कभी कभी, उस चीज को भी आपने ध्यान से देख लेना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब आगे देखते हैं। आगे देखिए, He has read 4 plays written by Shakespeare by the end of this vacation। इस तरह से चलना पड़ेगा आपको। ओके डियर स्टूडेंट, अब देखो इसमें कोई वर्ड दिख रहा है क्या, जी हां, इसमें एक वर्ड दिखाई दिया है जिसको क्या बोल रहे हैं, बाय। और बाय जो वर्ड होता है, इसका मतलब होता है तक, तक यानी डेडलाइन। जैसे कि फ्यूचर परफेक्ट में पढ़ते हैं, इतने बजे तक ये काम हो चुका होगा। तो ये वर्ड ऐसा वर्ड है जो कि हमें क्या दिखा रहा है, डेडलाइन ऑफ टाइम। और डेडलाइन ऑफ टाइम हम कौन सा टेंस बनाते थे, जरा सोचिए, आप बनाते थे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का रूल होता है दो, या तो विल हैज लगाओगे या विल हैव लगाओगे, क्योंकि बी तो गलत हो गया। अब बताओ, अब बच्चे कह रहे सर विल के साथ तो हमेशा स्ट्रॉन्ग फॉर्म आती है, वीक फॉर्म तो नहीं हो सकती, इसीलिए ए भी गलत होगा, और रीड की तीनों फॉर्म सेम होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी, कि यहां होना चाहिए था he will have read 4 plays written by Shakespeare by the end of his vacation। इस तरह से हमें आंसर देना चाहिए था। ओके डियर स्टूडेंट्स, आगे देखिए, नेक्स्ट आगे देखिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चंस बेनिफिशियल लग रहे होंगे, और ये पूरे एग्जाम्स में इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। और ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट इसलिए लिखा है ताकि आप समझ पाओ किस तरह से आप उसका आंसर करेंगे, कौन से टेंस की जगह पे कौन सा टेंस यूज करना चाहिए। ओके डियर स्टूडेंट, आगे देखिए। देखिए, as soon as
द सीईओ एंटर्ड द ऑफिस, तो एंटर्ड यहां वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाई हुई है? सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म पास्ट की बात करती है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, कॉमा लगा है, कॉमा का मतलब है कि आगे एक और वर्ब लिखना चाह रहा हूं मैं। एंड द यूनियन लीडर अप्रोच्ड, तो फिर से एक सेकंड फॉर्म लिखी आ गई, क्योंकि भाई कॉमा लगा है, इसका मतलब दोनों सेकंड फॉर्म है। लेकिन आगे देखो एंड लगा है, ऐसे होता था ना कि हम लिखते थे पेन कॉमा कॉपी कॉमा, फिर आगे कोई और लिख दिया, रजिस्टर लिख दिया, एंड लगा के। यानी कि कुछ चीजों को जब अलग अलग लिखा जाता है तो बीच में कॉमा और एंड लगाया जाता है। अब देखो यहां एंड लग गया है और एंड के बाद फिर से एक वर्ब आई है, वो भी कौन सी फॉर्म होनी चाहिए? सेकंड फॉर्म होनी चाहिए। क्योंकि ध्यान रखना, एंड क्या कहता है? एंड एक ऐसा वर्ड होता है जो बैलेंस बनाता है। एंड कहता है जो टेंस यहां पे था, जो टेंस यहां पे था एंड से पहले, वही टेंस कहां होना चाहिए था? आगे होना चाहिए था। यानी टेंस कैसे होते हैं एंड के साथ? सेम होते हैं, तो सेम टेंस बनाना था आपको। इसीलिए जब यहां सेकंड फॉर्म है तो एंड के बाद भी क्या आएगा? सेकंड फॉर्म। तो विल रिपीट गलत हो जाएगा और यहां रिपोर्ट्स गलत हो जाएगा। आंसर क्या होगा आपका? रिपोर्टेड आंसर होगा। ध्यान से देख लीजिए फिर से, एज सून एज द सीईओ एंटर्ड द ऑफिस, कॉमा लगा है तो इसका मतलब एक और वर्ब आएगी, द यूनियन लीडर अप्रोच, फिर से सेकंड फॉर्म आई और एंड लग गया। एंड कहता है कि जो मेरे से पहले टेंस था वही आगे होना चाहिए, तो रिपोर्ट की सेकंड फॉर्म क्या होगी? रिपोर्टेड द मैटर टू हिम, तो यहां रिपोर्ट से बन गया रिपोर्टेड। इस तरह से चलना है, तो एंड का भी ध्यान रखना। वर्ड काम करते हैं टेंस को समझाने के लिए, आप उसको ध्यान रखते रहें। आगे देखिए, The college has been running a computer course since 2007 लिखा हुआ है। क्या बच्चे आप जानते हैं सिंस के साथ कौन सा टेंस लगता था? बच्चे कह रहे सर सिंस का मतलब से होता है, जो कि इसके साथ तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है 2007 के साथ, और इसके साथ टेंस होता था परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है ना, अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। लिखा क्या है? कॉलेज के अकॉर्डिंग हैज बीन आईएनजी। क्या हैड बीन करने की जरूरत पड़ेगी? नहीं। क्या विल हैव करने की जरूरत पड़ेगी? नहीं। इस तो हो ही नहीं सकता क्योंकि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, इसका मतलब नो इंप्रूवमेंट। तो जबरदस्ती मिस्टेक नहीं निकालना, जबरदस्ती इंप्रूव मत करना भाई। जब पहले से ही सही है तो इंप्रूव करने की जरूरत क्या है? इसमें किसी भी तरह के इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिंस भी सही लिखा हुआ है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लिखा जा सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल सही माना जाएगा ये। ठीक है, इसमें किसी भी तरह की इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं थी, बिल्कुल सही था ये। कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें इंप्रूवमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए, बिफोर द टीचर कुड स्पीक द क्वेश्चन, Before the teacher could speak the question, the students gave the correct answer. अरे रे, यहां पे क्या लिखा है देखो, बिफोर। बिफोर का मतलब क्या होता है जरा बताइए? बच्चे कह रहे सर इसका मतलब तो पहले होता है, और जब ये दो सेंटेंस को कनेक्ट करने वाला वर्ड बनता है तो इसको एक नाम दिया जाता है कंजंक्शन। क्या नाम दिया जाता है? कंजंक्शन। और बिफोर कंजंक्शन कहता था मेरे से पहले पास्ट ऑफ पास्ट होना चाहिए, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। तो इससे पहले तो कुछ नहीं है ना, इसका मतलब आगे का सेंटेंस पीछे लिखा होगा। और पीछे क्या लिखा हुआ है देखो, द स्टूडेंट गेव। नहीं, इसको बनाना पड़ेगा पास्ट ऑफ पास्ट में, और हैड गिवन होना चाहिए, तो हैड गिवन आंसर होगा। कहां लिखा है हैड गिवन? ऑप्शन बी में, तो आंसर हो गया ऑप्शन बी। ठीक है ना, अगर आपको याद हो तो इस तरह से ही रूल था कि बिफोर लिखा होता है ना, तो बिफोर से पहले क्या होता है? हैड प्लस थर्ड फॉर्म लिखने की जरूरत पड़ती है। एक होता है आफ्टर, तो आफ्टर का मतलब बाद में होता है, तो बाद में हैड प्लस थर्ड फॉर्म लिखने की जरूरत होती है। तो ये बातें ध्यान रखनी है आपको, इसीलिए आंसर ये होगा आपका। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखिए, अब आगे देखिए नेक्स्ट क्या लिखा है? व्हेन आई वेंट देयर मिस्टर गुप्ता इज प्लेइंग अ गेम ऑफ चेस लिखा हुआ है। अब जरा देखिए, जरा यहां पे क्या लिखा हुआ है? वेंट। तो वेंट वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है? सेकंड फॉर्म, जिससे पता चलता है कि ये सेंटेंस का टोन तो पास्ट का निकला। अगर ये पास्ट है तो आगे भी क्या होना चाहिए था? पास्ट होना चाहिए था। क्या इज आ सकता है? क्या नहीं। विल आएगा, फ्यूचर के लिए नहीं। क्या प्ले फर्स्ट फॉर्म आएगी? नहीं। आंसर क्या होगा? वॉज प्लेइंग, क्योंकि एक पास्ट होता है तो दूसरा भी तो पास्ट होता है, इसीलिए। और लिखा भी जाता है कि व्हेन के साथ पास्ट कंटिन्यूअस बनाया जा सकता है, तो व्हेन आई वेंट देयर मिस्टर गुप्ता वॉज प्लेइंग अ गेम ऑफ चेस होना चाहिए। यह सही आंसर होना चाहिए आपका।
आगे देखिए फटाफट से आपके क्वेश्चन निकलते चले जा रहे हैं और अपना स्कोर चेक करना है आप सभी बच्चों को, अपने स्कोर को लिखना है कितना आप कर रहे हो। शी विल ऑलरेडी रिटर्न होम व्हेन ही अराइव्स। आप बड़े ध्यान से देखो, यहां लिखा है विल ऑलरेडी रिटर्न, तो देखो ना, अब ध्यान से देखा जाए तो इसमें कुछ हिंट्स खास मिला नहीं हमें, क्योंकि देखो व्हेन के साथ इस बार फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है। तो व्हेन क्या होता है ना, सेंटेंस जब भी व्हेन लिखा होता है कहीं पर भी, वो पहला सेंटेंस माना जाता है, यानी इस सेंटेंस को फर्स्ट सेंटेंस मानेंगे। और अगर फर्स्ट सेंटेंस पास्ट का हो तो आगे पास्ट लिखना मजबूरी होती है, लेकिन अगर फर्स्ट सेंटेंस प्रेजेंट को दिखाता है तो डेफिनेटली आगे कुछ भी आ सकता है, फ्यूचर भी आ सकता है, प्रेजेंट भी आ सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे इसका मतलब है। लेकिन आप देखो यहां पे एक वर्ड है हमारे लिए ऑलरेडी, और ऑलरेडी मुझे लगता है ऐसा वर्ड होता है जो कि परफेक्ट टेंस बनाता है। ऑलरेडी कौन सा है, ऑलरेडी हमेशा देखेंगे तो परफेक्ट टेंस के लिए यूज किया जाता है, तो परफेक्ट टेंस कहां कहां लिखा है वही आंसर होगा। और खुशी की बात है सब में परफेक्ट लिखा हुआ है, देखो यहां भी परफेक्ट, तीनों में परफेक्ट लिखा हुआ है, तो कौन सा सही बना अब ये चेक करने की जरूरत पड़ेगी हमें। अब देखो जरा, यहां लिखा है विल ऑलरेडी हैज, तो क्या विल के साथ स्ट्रॉन्ग फॉर्म आनी चाहिए कि वीक फॉर्म आनी चाहिए? बच्चे करे हैज तो नहीं आना चाहिए सर, क्योंकि विल के साथ तो हैज का कोई लॉजिक नहीं बनता, ये फ्यूचर का रूल नहीं बनता सेट। फिर अब देखो एक में लिखा है विल ऑलरेडी हैव और एक में लिखा है विल हैव ऑलरेडी, तो आप ध्यान देना ये जो फ्रीक्वेंसी वाले वर्ड्स होते हैं ना, जस्ट लाइक फ्रीक्वेंसी वाले वर्ड्स होते हैं और या रीसेंट पास्ट वाले वर्ड्स होते हैं, इनको हम एक हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखते हैं, दो हेल्पिंग वर्ब के बाद नहीं लिखते। तो एक हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल, उसके जस्ट बाद आना चाहिए, जबकि विल हैव ऑलरेडी गलत होगा, ये गलत है और ये बिल्कुल सही होगा। यानी ऑलरेडी का पोजीशन पहली हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखा जाएगा, ना कि दूसरी हेल्पिंग वर्ब के बाद, इसीलिए आंसर क्या होगा हमारा, ये बनेगा परफेक्ट। पर कौन से वाला बन गया, फ्यूचर परफेक्ट, विल ऑलरेडी हैव रिटर्न्ड होना चाहिए, ये सही आंसर है आपका। आगे देखिए, अब आगे देखिए, आगे लिखा है दिस कस्टम हैज कम डाउन सिंस टाइम इमेमोरियल। सिंस टाइम इमेमोरियल लिखा हुआ है और इसके साथ तो परफेक्ट टेंस बना हुआ है, तो बिल्कुल नॉन एक्शन में परफेक्ट टेंस बनाया जा सकता है सिंस फॉर के साथ। सिंस फॉर के साथ बिल्कुल परफेक्ट टेंस बनाया जाता है, लेकिन ध्यान दे अगर आपने सिंस फॉर को अच्छे से सीखा हो तो सिंस कहता था मेरे साथ आना चाहिए, क्या आना चाहिए, टाइम वाला वर्ड, नंबर वाला वर्ड। तो आप देखो यहां नंबर और टाइम नहीं, टाइम तो लिखा है लेकिन नंबर नहीं है। सिंस बिल्कुल सही लगता है पढ़ने में, लेकिन क्या टाइम्स इमेमोरियल वर्ड होता है? जी नहीं, लगाना तो सिंस ही है, आपको यह बात कंफर्म है, लेकिन वर्ड जो होता है वो क्या होता है, सिंस टाइम इमेमोरियल, प्राचीन काल का समय। तो आप कह सकते हैं कि ऐसे में सिंस टाइम तो होता है पर सिंस टाइम्स नहीं होता है, वर्ड गलत है, इसका मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, यानी एरर। क्योंकि पीछे जो क्वेश्चन थे उसमें आपको क्या था, कुछ ऑप्शंस के थ्रू मिल रहा था, लेकिन ये जो स्टेटमेंट लिखी है इसको पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इसका आपको बताना था विच पार्ट हैज एन एरर और सेंटेंस इज एरर फ्री। तो अगर एरर फ्री होता तो डी को करते, पर इसमें एरर कहां है, देखो दिस कस्टम हैज, यहां कोई दिक्कत नहीं ए में, फिर बी में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे ही पढ़ा सिंस टाइम ये गलत है तो एरर कहां मान लिया जाएगा, सी में एरर है, सी में एरर मान लिया जाएगा। इस तरह से चलना पड़ेगा, यानी इस तरह से लिखा जा सकता था, टाइम्स नहीं होगा, टाइम होना चाहिए, वो वर्ड ही गलत था। आगे देखिए, अब द फैमिलीज आर लिविंग इन गुलमोहर पार्क फॉर द लास्ट 2 डेकेड्स। अब देखो फोर लिखा है ना, और यहां पे 2 लास्ट लिखा है डेकेड्स, तो इससे समझ में आता है कि सिंस और फॉर लिखा है तो टेंस मस्ट बी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, सिंपल कॉन्टिन्यूअस नहीं होना चाहिए। और आप देखो फैमिलीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ए में, बी में क्या लिखा है, आर लिविंग थोड़ी ना होना चाहिए, आर लिविंग की जगह होना चाहिए था फैमिलीज हैव बीन लिविंग, यानी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इसमें यूज करना चाहिए था, इसीलिए एरर कहां मान लिया जाएगा, बी में एरर मान लिया जाएगा। इस तरह से चलना पड़ेगा आपको। ओके डियर स्टूडेंट्स, सिंस फॉर के साथ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। अब जरा इसको भी देख लेते हैं, इट इज टाइम वी शुड हैव डन समथिंग यूजफुल। अब फिर से वही ध्यान रखो, तो क्या लिखा हुआ है, इट इज टाइम। तो अगर कभी भी इट इज टाइम लिखा होता है, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, ऐसे वर्ड्स जब लिखे जाते हैं, ऐसे एक्सप्रेशन लिखे जाते हैं, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज अबाउट टाइम, तो इनके साथ
आप देखेंगे अगर सब्जेक्ट लिखा होता है ना, तो उस सब्जेक्ट को सेटिस्फाई करने के लिए हम कौन सी फॉर्म लगाते थे, V2 या फिर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और दोनों में से कोई भी नहीं लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, शुड डन, शुड हैव डन। तो एरर कहां मार्क कर दिया जाएगा, बी में। इसका एरर है बी में, इसका एरर मार्क किया जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, फिर आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि ही इज हैविंग मैनी फ्रेंड्स हियर। अब देखो पढ़ने में तो अच्छा ही लगेगा, जनरली हम ऐसा बोलते भी हैं कि आई एम हैविंग मैनी फ्रेंड्स, ऐसा हम बोलते रहते हैं कि आई एम हैविंग मैनी फ्रेंड्स, जो कि पढ़ने में भले अच्छा लगता हो। आप देखोगे स्पीकिंग पर्पस से हम ऐसा यूज भी कर लेते हैं, लेकिन ग्रामेटिकली गलत होता है ये। क्यों गलत होता है, तो देखो जरा ध्यान से। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि एक एक्शन वर्ब होती है और एक होती है नॉन एक्शन वर्ब। नॉन एक्शन का मतलब होता है कि जिसमें एक्टिविटी नहीं हो रही है। अब जैसे मैं बोलूं मेरे फ्रेंड्स हैं, तो ये तो मैं एक तरह का पोजीशन दिखा रहा हूं, अधिकार दिखा रहा हूं कि मेरे फ्रेंड्स हैं, वो तो पोजीशन है, एक्शन थोड़ी ना है। और इसका रूल होता है कि नॉन एक्शन वर्ब क्या है इसके अंदर, हैव। यहां हैव का मतलब अधिकार से है कि मेरा क्या है, मेरे पास क्या है। तो ऐसे में नॉन एक्शन वर्ब के क्या रूल क्या होता है कि किसी भी तरह का कॉन्टिन्यूअस टेंस, चाहे वो प्रेजेंट हो चाहे पास्ट हो, किसी भी तरह का कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाना गलत होगा। तो हम इसका आंसर दे देंगे इज हैविंग को हटा के हमें यहां पे सिंपल लिखना चाहिए। तो क्या लिखा जाएगा, ही हैज मैनी फ्रेंड्स हियर, इस तरह से लिखना चाहिए। इज हैविंग को हटा के हैज हो जाएगा आंसर, यानी एरर कहां मान लिया जाएगा, ए में एरर है, ए में एरर मार्क लिया जाएगा। बिकॉज क्योंकि नॉन एक्शन वर्ब क्या होती है हमारे, हैव। कौन कौन सी नॉन एक्शन वर्ब्स होती है, आप थोड़ा गूगल का हेल्प ले लीजिएगा। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में डालना कि कौन कौन सी ऐसी वर्ब्स होती हैं जो कि नॉन एक्शन वर्ब होती हैं और उनको बोलते हैं, उनको किसी भी तरह के कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाना गलत माना जाता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, इस बात का ध्यान रखें आप। लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से बनाना है इसको, कि व्हेन, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का। तो व्हेन they stole the money and where did they hide it, इस तरह से। तो जरा देखो यहां पे क्वेश्चनिंग वर्ड लिखा है when, फिर एक क्वेश्चनिंग वर्ड लिखा है where। अब मैंने क्या बोला था कि ये क्वेश्चनिंग वर्ड हो सकता है क्वेश्चन बनाए, हो सकता है ये कंजंक्शन हो, ये दो सेंटेंस को जोड़ रहा हो। तो अब ध्यान दे, जोड़ने के लिए तो यहां पे एंड लिखा हुआ है, इन दोनों का काम तो क्वेश्चन बनाना है, तभी तो लास्ट में क्या लिखा हुआ है, देखो क्वेश्चन मार्क भी लिखा हुआ है, यानी क्वेश्चनिंग रूल है। तो जब आपने कभी भी WH फैमिली को देखा होगा और वो एक क्वेश्चन बनाते हैं, तो उनके जस्ट बाद हमें क्या लिखना होता है, हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द टेंस। हेल्पिंग वर्ब आपको लिखना चाहिए। अब हेल्पिंग वर्ब लिखना है आपको, तो जरा देख लीजिए, व्हेन के साथ दे लिखा है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं। वेयर के साथ क्या लिखा हुआ है, डिड लिखा हुआ है। और आपने सीखा भी अभी कि एंड एक ऐसा वर्ड है, जैसा टेंस यहां वैसा टेंस यहां होना चाहिए। तो इसीलिए हमें व्हेन के साथ भी क्या लगाना चाहिए था, डिड। और डिड के साथ कभी भी सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, तो स्टील फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। क्या हो जाएगा, when did they steal the money and where did they hide it। इससे समझ में आता है कि when के साथ क्या लगा दिया जाएगा, did लगा दिया जाएगा, तब जाके वो क्या बनेगा, क्वेश्चन बना जाएगा। तो एरर कहां मान लिया जाएगा, ए में, ए में एरर मान लिया जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट, तो इस तरह से आपको चलना था। तो देखा आपने कि किस तरह से हमने क्वेश्चंस को सॉल्व किया, और ये सारे क्वेश्चंस आप देखो ध्यान से, तो आपने सब क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया है। और इसमें एक चीज निकल के आई कि जो क्वेश्चंस टेंस के होते हैं वो कैसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो बहुत जरूरी है। तो मिसमैच देखा होगा आपने जरूर कि मैंने कुछ टेंसेस को गलत जगह पे यूज कर दिया था, जहां जौन सा टेंस लगाना था वो नहीं लिखा हुआ था। आपने देखा कि कोई लॉजिक हो सकता है रूल का, बड़े अलग अलग तरह के लॉजिक बनते हैं। और कंफ्यूजन इन WH फैमिली देखा आपने कि शुरू में अगर आता है पहले नंबर पे तो हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए, बीच में लिखा हो अगर तो फिर वो हमारे लिए अफर्मेटिव सेंटेंस बनाता है, ऐसा भी रूल आया। और एक होता है सेंस बेस्ड। सेंस बेस्ड का मतलब होता है अगर एक पास्ट का आ चुका है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है एग्जाम्स में, ज्यादातर यहीं से क्वेश्चन आता है कि अगर एक पास्ट हो तो आगे भी क्या होना चाहिए, पास्ट, और उसके बाद एक्शन नॉन एक्शन। तो हैव हमारा क्वेश्चन में आया था ना, तो उसको नॉन एक्शन वर्ब बोला था, और कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाना उसको गलत माना जाता है। तो इस तरह से हमने टेंस की प्रैक्टिस करी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हमने आज पूरे 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी, जितने भी टेंसेस आपको पढ़ाए थे। इसी तरह से मैं आगे प्रैक्टिस और भी कराता रहूंगा आपको, लेकिन ध्यान देना जितना आपका स्कोर आया है
आज के 20 क्वेश्चंस में जितना आपने मान लीजिए एक जो क्वेश्चन है वो 2 नंबर का है आपका, तो आप देखिए कि आप 40 में से आपके कितने मार्क्स आए हैं। आप कमेंट सेक्शन में वो मार्क्स मुझे शेयर कीजिए, ठीक है। इससे मुझे लगेगा कि बहुत कुछ स्टूडेंट्स इस क्लासेस को अच्छे से पढ़ रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो आज की वीडियो मुझे लगता है इतना करते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।